तो गाइस, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि साइकोलॉजी की क्लासेस आएंगी 10 तारीख से, बट क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम बचा है अब, इसीलिए आज से ही साइकोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, अब मैं आपसे सबसे पहले थोड़ी सी बात करनी है मुझे, उसके बाद में आगे चलेंगे। आप सोचोगे मैम पढ़ाने से पहले बातें, हाँ जी बहुत ज़रूरी है। तो देखो, मैं ये साइकोलॉजी की क्लास अपलोड कर रही हूँ। पहली बात ये, जो भी इम्पोर्टेंट आप नोट करोगे आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वरना आप लोग नहीं पढ़ोगे। पीडीएफ सिर्फ डाउनलोड की जाती है, कोई भी नहीं पढ़ता। अगर आपको लगता है कि आपके काम की चीज़ है तो कुछ नहीं लगता। अगर 15 मिनट की वीडियो है तो 15 मिनट में आप साथ के साथ देख के नोट भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि मैं एक ये क्लास अपलोड कर रही हूँ जिसके अंदर आप देख लेना आपको पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं पता कितने, क्योंकि कुछ बच्चों ने साइकोलॉजी कभी पढ़ी नहीं है और कुछ बच्चों ने कभी कभी पढ़ रखी है, मतलब थोड़ा बहुत। तो जिनको थोड़ा बहुत भी साइकोलॉजी की नॉलेज है उनको तो अगर मैं डायरेक्ट इंपॉर्टेंट सवाल भी करवाऊँ तो भी समझ में आ जाएंगे, जो मैंने आपको बोला है कि मैं पीवाईक्यूज़ करवाऊँगी। बट जिनको साइकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझना बहुत टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी की जो लैंग्वेज है ना वो बहुत कठिन है। ऊपर से साइंटिस्ट के नाम, एक एक सिद्धांत को 10-10 नाम दे रखे, तो वो सब चीज़ें रिमेंबर करना, अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता आप ये क्वेश्चंस देख के अप्रोच कर पाओगे। फिर भी एज ए एक्सपेरिमेंट मैं आपको ये नोट्स से पढ़ा रही हूँ। उसके बाद में एक और वीडियो अपलोड होगी आज ही के दिन में, जिसके अंदर ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाऊंगी मैं, और मेरे को आप लोग कमेंट करके बताओगे कि मैम डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवा दो और क्वेश्चंस करवा दो। देखो एग्ज़ाम के हिसाब से तो वही सही है, क्योंकि जल्दी भी हो जाएंगे और एग्ज़ाम में एज इट इज़ सवाल मिल भी सकते हैं ना। ऑब्वियस से मिलेंगे ही, क्योंकि साइकोलॉजी में बहुत रिपीटेशन होता है। बट अगर कोई बच्चे बोले कि मैम साइकोलॉजी बिल्कुल भी कभी नहीं पढ़ी, हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो आप पहले थोड़ा समझा दो, उसके बाद में क्वेश्चंस करवा देना। देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें, बट आप अगर बोलोगे और अगर 10-20 स्टूडेंट हो गए ना जो सीरियस होकर क्लासेस ले रहे हैं डेली, तो मैं आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छे से करवा दूंगी 20 तारीख से पहले पहले पक्का। तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपसे कर ली है। तो अभी ये वीडियो फर्स्ट है, वीडियो सेकंड देखना मत भूलना। इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ नोट्स के साथ में। और दूसरी चीज़ ये, दूसरी वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे, ओके। कुछ बच्चों ने बोला कि मैम लाइव क्यों नहीं पढ़ाते। मैम लाइव कैसे पढ़ाए, आप लोग सब्सक्राइब तो करते नहीं हो हैं। फिर ऊपर से ये और पूछते हो मैम 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए क्या। कितनों ने शेयर किए वीडियो जो सब्सक्राइबर होंगे, बताओ फटाफट। चलो बातें तो होती रहेंगी। जिस काम के लिए अपन लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं है ना, वो काम कर लेते हैं। तो देखो साइकोलॉजी की अब देखो कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, राइट। तो सबसे पहले साइकोलॉजी के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट, जो देखो बहुत मेहनत की जा रही है, देखो आपको सब कुछ हाईलाइट करा हुआ मिल रहा है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो कि स्क्रीनशॉट लेके रख लो और बाद में नोट कर लो जब भी आपके पास फ्री टाइम हो। मैं सीरियसली आपको मैं चाहती हूँ आप थोड़ी मेहनत खुद भी करो। जब मैं इतना कर रही हूँ तो आप इतना तो कर सकते हो, ठीक है। तो जो साइकोलॉजी शब्द है वो सर्वप्रथम मतलब शब्द का जो सर्वप्रथम यूज़ है वो किसने किया था और कब किया था। देखो 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोइक्ले ने। अब देखो ऐसे ऐसे तो नाम है, अगर एक बार पढ़ोगे ना तो आपको समझ में भी नहीं आएगा रूडोल्फ लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। तो बेटर है, अब आपको कैसे लिखना है देखो मैं आपको बता देती हूँ कि साइकोलॉजी शब्द का यूज़ सबसे पहले 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोइक्ले ने किया था। हो गए एक लाइन, यहाँ से 2 सवाल हो गए। पहला तो ये कि साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रूडोल्फ गोइक्ले ने। और इस कब किया था, तो ध्यान रखना 1590 ईस्वी में। जो हाईलाइट कर दिया ना समझ लो वहाँ से सवाल आ ही सकता है, ठीक है। और कौन सी पुस्तक में, तो साइकोलॉजिया पुस्तक, ठीक है। साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कौन सी भाषा से, तो ध्यान रखना वो लैटिन और ग्रीक भाषा से है। और ये 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है। और 2 शब्द कौन से हैं, साइकी और लोगस। यहाँ पे साइकी का मतलब क्या होता है, आत्मा। लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन और विज्ञान, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दो तो इनका शाब्दिक अर्थ निकल कर आ जाएगा। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन, क्योंकि आत्मा को मिला दिया और अध्ययन को मिला दिया, ठीक है। तो आत्मा का अध्ययन बन गया, या फिर आत्मा का विज्ञान। अब देखो मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वो दर्शन शास्त्र को, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान बना है। समयानुसार मनोविज्ञान के विभिन्न नाम। अब देखो बात ऐसी है कि एक ज़माने में मनोविज्ञान को कुछ और बोला जाता था, जैसे 16वीं सदी में कुछ और बोला जाता था, 17वीं और 18वीं सदी में कुछ और नाम पड़ा, 19वीं सदी में कुछ और नाम पड़ा और 20वीं सदी में कुछ और नाम दिया गया है ना। ये यहाँ से सवाल आते हैं यार।
अगर आप लोगों ने पहले कभी साइकोलॉजी पढ़ रखी है, जैसे कि कोई रीट लेवल 2 के लिए दे तैयारी कर रहा है और फिर भी लेबर असिस्टेंट का देना चाहते हैं, किसी ने सेकंड ग्रेड का फॉर्म भर रखा है फिर भी एज ए ऑप्शन लेबर असिस्टेंट का, तो उनको तो पता होगा साइकोलॉजी में ये चीज़ें तो मस्ट है। ऐसा नहीं है कि ये साइकोलॉजी ओनली लेबर असिस्टेंट ना, अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई सेकेंड ग्रेड वाला, रीट वाला, फर्स्ट ग्रेड वाला भी, तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और यार प्लीज़ कर दिया करो, थोड़ा सा अपने चैनल पर ग्रोथ हो जाएगी तो बताओ क्या हो जाएगा, है मैम भी खुश, आप भी खुश, क्योंकि फिर मैम खुश होकर आपके लिए और वीडियोस बनाएंगे, राइट। तो आप इनको शेयर कर सकते हो। जिस भी एग्ज़ाम में साइकोलॉजी आती है ना, ये बेस्ट है। अब देखो इसके अंदर 16वीं सदी, 17वीं, 18वीं में क्या नाम थे, तो ये पूछ लिए जाते हैं। ध्यान रखना, 16वीं सदी के अंदर जो मनोविज्ञान था उसको आत्मा का विज्ञान कहते थे। अभी भी बताया मैंने, जो शाब्दिक अर्थ होता है साइकोलॉजी का, उसका मतलब आत्मा का विज्ञान ही निकाला था। क्यों? क्योंकि साइकी प्लस लोगस था, राइट। और साइकी का मतलब आत्मा होता है, लोगस का मतलब अध्ययन या विज्ञान होता है। देखो साथ के साथ पढ़ोगे, रिकॉल करोगे तो आपको चीज़ें याद होने लगेंगी, ठीक है। या फिर अरस्तु, अरिस्टोटल, प्लेटो, डेकार्टे, भारतीय ऋषि, इन सब ने बोला है आत्मा का विज्ञान कब? 16वीं सदी में। ये अरस्तु तो बहुत फेमस है। अब देखो 17वीं और 18वीं सदी के अंदर क्या बोला गया था इसको? मन मस्तिष्क का विज्ञान, ठीक है। 17वीं और 18वीं सदी के अंदर नाम पड़ा था इसका मन मस्तिष्क का विज्ञान। किसका? मनोविज्ञान का। और किसने बोला था? इटली का पंपोनोजी, थॉमस रीड, लिवरी, ये सब मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं, ठीक है। और 19वीं सदी के अंदर बोला गया था चेतना का विज्ञान। तो आप अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना ज़रूर याद रखना कि कौन सी सदी में क्या नाम दिया था साइकोलॉजी को, ठीक है। और दूसरी बात 17वीं का पता चल गया आपको, 17वीं और 18वीं में। 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान, और आज के टाइम पे या 20वीं सदी में क्या क्या बोला जाता है? तो व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। 20वीं सदी के बाद से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बोलने लग गए। अब देखो वॉटसन इस वाली कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि वॉटसन हुए, हल हुए, है ना। हल एक का नाम है, वे एक मनोवैज्ञानिक है। ऐसा नहीं है हल खेतों में चलाने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये आपकी कोई किसी क्वेश्चन का हल है, ओके। स्किनर, गुथरी, थॉर्नडाइक, ऑलपोर्ट, है ना। तो ये सब जो है वो वैज्ञानिकों के नाम। अब देख लो, ये सब याद रखने पड़ते हैं। विलियम वुड, टिचनर, है ना, विलियम जेम्स सल्ली, इटली का पंपोनोजी, थॉमस रीड। तो ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ऐसे भी आ जाता है कि, है ना, कि वॉटसन के अकॉर्डिंग मनोविज्ञान है, और ऑप्शन में दे देंगे आपको आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान या व्यवहार का विज्ञान। अब आपको पता होगा कि वॉटसन यहाँ पे देखा था हमने, तभी तो बता पाओगे ना कि वॉटसन के अकॉर्डिंग तो भाई साहब जो मनोविज्ञान है वो क्या था? व्यवहार का विज्ञान था। तो ऐसे ही पता होना चाहिए। जो अगर आप लोग साइकोलॉजी पहले पढ़ रहे हो तो आई थिंक ऐसे पढ़ाना ज़्यादा बेस्ट है। बट लिटरली अगर आप लोग नहीं देखोगे तो मैं अकेले आपके लिए पढ़ूँ, हाईलाइट करूँ, फिर आपको पढ़ाऊँ, है ना, तो गलत। इतना मेहनत अकेले तो पॉसिबल नहीं होता ना। आप भी पढ़ो, तभी तो पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो देखो ये, क्योंकि आपको पता है कि एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि 2 तरह से साइकोलॉजी के ऑप्शन है। आप जिस तरफ भी जाना चाहोगे बता देना मुझे। अपन इसको ऑप्शन ए देते हैं, कि जिसके अंदर आपको सबसे पहले ऐसे पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और PYQs करवाए जाएंगे। और अगर आप लोग बोलते हो नहीं ऑप्शन बी की तरफ चलो मैम हम मैनेज कर लेंगे, तो फिर आपको एक ही बात बोलूँगी, देखो बुक मिल नहीं रही है, बट अगर किसी को मिल जाए, मनोविज्ञान की बुक आ रही है सुभाष चरण सर की साइकोलॉजी के लिए, वो ले आना। या आपके पास अगर कोई बुक है ऑलरेडी जहाँ से आप लोगों को मनोविज्ञान समझ में आ रही है कि मैम हम मनोविज्ञान खुद पढ़ लेंगे, आपसे इंपॉर्टेंट सवाल करवा दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा दो, तो फिर ऑप्शन बी वाला चुनना, ठीक है। आप कमेंट करके बताओगे कि आपको ऑप्शन ए ज़्यादा पसंद है या ऑप्शन बी ज़्यादा पसंद है। 1-2 बच्चों के कमेंट से कुछ भी नहीं होगा, कम से कम 10-20 बच्चे तो रेगुलर देखो यार वीडियोस, तभी काम चलेगा, ओके। तो विश्व की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर? अब आपको सोच रहे होंगे प्रयोगशाला का क्या काम है। देखो प्रयोगशाला का ऐसा नहीं है कि ओनली साइंस में ही काम आता है। प्रयोगशाला का प्रयोगशाला मनोविज्ञान के लिए भी बनी हुई है, ठीक है, जहाँ पे मनोविज्ञान की जो जितने साइंटिस्ट के नाम बताए थे इन्होंने सर्च वगैरह किया है। तो विश्व की प्रथम मतलब रिसर्च वगैरह की है। विश्व की प्रथम प्रयोगशाला जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ध्यान रखना, विलियम वुंड के द्वारा बनाई गई थी। कब? 1879 में, ठीक है, मतलब 1879 में, और जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में, ठीक है। अब देखो आपको कैसे याद रखना है, याद करने के भी अलग तरीके होते हैं, पढ़ने के भी अलग तरीके होते हैं। ऐसे पढ़ोगे ना, विश्व की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंड द्वारा
कुछ भी याद नहीं होना, बोर हो होगे, इससे अच्छा है उल्टा पढ़ोगे। देखो विश्व की जो प्रथम प्रयोगशाला थी वो लिप्जिंग विश्वविद्यालय में थी। लिप्जिंग विश्वविद्यालय जो है वो लिप्जिंग में पड़ता है, लिप्जिंग जो है वो जर्मनी में पड़ता है। और यहाँ पर किसने बनाई थी, तो 1879 में बनाई थी, है ना। किसने, विलियम वुंट ने बनाई थी। तो ऐसे इनको ऐड करते करते पढ़ो, आपको हर चीज़ एक्सप्लेन हो गया। बोलोगे मैम कचरा कर दिया, अरे मतलब कचरे से नहीं है, आपको याद होने से है, ठीक है। तो ध्यान दो, जैसे बताया वैसे ट्राई करना। मनोविज्ञान में प्रयोग का जन्मदाता कौन है, तो ध्यान रखना विलियम वुंट है, क्योंकि इन्होंने ही प्रयोगशाला का, कहते हैं ना, प्रयोगशाला का निर्माण करा और उसके बाद में वहाँ पे प्रयोग भी इन्होंने किए होंगे सबसे पहले, इसीलिए जन्मदाता जो इन्हीं को माना जाता है। सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जो जन्मदाता है वो विलियम वुंट को माना जाता है, मैंने आपको बता दिया है ना। इसके बाद मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके स्वतंत्र विषय के रूप में विलियम वुंट ने ही स्थापित किया था। तो देख लो विलियम वुंट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करी हैं, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो मनोविज्ञान का जनक है वो दर्शन शास्त्र, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही अलग होकर स्वतंत्र विषय के रूप में मनोविज्ञान को पढ़ा जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत जो है वो विलियम वुंट ने की थी, ठीक है। आधुनिक मनोविज्ञान जो आज के टाइम पे पढ़ते हैं, इसका वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित अध्ययन करने की जो शुरुआत है वो भी विलियम वुंट ने की थी। मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक युग का प्रारंभ है ना वो 19वीं शताब्दी के अंदर माना जाता है, क्योंकि 1879 में ही आपको पता है प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। तो तभी से ही रिसर्च वर्क शुरू हुआ और उसी टाइम से स्टार्टिंग मानी जाती है 19वीं सदी से। तथा इसका प्रारंभ करने वाले कौन थे, विलियम वुंट थे। अब विलियम वुंट से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको। 1890 ईस्वी में विलियम जेम्स ने अमेरिका के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला स्थापित। देखो सबसे पहली प्रयोगशाला जो है वो विलियम वुंट ने स्थापित की थी, ठीक है, 1879 में। ये सेकंड वाली है, तो ये सेकंड जो प्रयोगशाला है वो स्थापित की थी विलियम जेम्स ने, कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ में आई ना। अगर ये अब ये चाहे सेकंड हो चाहे थर्ड हो, कहने का मतलब ये अगर फर्स्ट पूछे ना तो ओनली विलियम विलियम याद करके मत जाना। वहाँ पता चला विलियम जेम्स भी ऑप्शन में है, विलियम वुंट भी, और जल्दबाजी में विलियम जेम्स की तरफ चले गए, क्योंकि विलियम विलियम आधा अधूरा नाम याद करने की आदत है ना आप लोगों को, शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट नोट्स वगैरह की। तो देखो शॉर्ट रास्ता अपनाने के बाद में सिलेक्शन से थोड़ा दूर ही हो जाते हैं, इससे अच्छा है थोड़ा लॉन्ग टर्म रास्ता। बट इसका मतलब ये नहीं है अब बड़ी बड़ी किताबें लेके बैठ जाओ साइकोलॉजी के, ओके। तो आपको पता चल गया ना, आपको पहली याद रखनी है, दूसरी याद रहे या नहीं रहे। बस दूसरी अगर ऐसे पूछे कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी, तब तो फिर आप विलियम जेम्स ही करोगे, ओके। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, अभी बताया था ना मैंने थोड़ी देर पहले, मनोविज्ञान का विज्ञान माना गया है मनोविज्ञान का, ठीक है। इस व्यवहार को देखा तथा मापा जा सकता है। देखो ये जो व्यवहार है इसको देखा तथा मापा जा सकता है, इसमें प्राणी के व्यवहार का अध्ययन होता है ना। तो ये अंडरलाइन इसलिए किए क्योंकि पूछा जा सकता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के अंदर मतलब जो व्यवहार है उसको देखकर मापा जा सकता है, यह या नो। आपको पता है ना कथन वाइज सवाल भी आते हैं। कहने का मतलब ये जो अंडरलाइन है ना वो तो आपको अच्छे से याद होनी ही चाहिए। अब देखो सब लोगों ने मतलब जो अपन जैसे लोग नहीं, आम लोग, हम आम लोग हैं ना, क्योंकि आपको गर्मियों में आम बहुत पसंद होंगे इसीलिए हम आम लोग की कैटेगरी में आते हैं। बोलना अब ये मत पूछना मैम ये परिभाषा काली क्यों हुई आम लोगों की। मैं सिर्फ आपको हंसा रही थी, ठीक है। तो R.S. वुडवर्ड के अनुसार ये भी एक सेकेंड, ये भी मनोवैज्ञानिक ही रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने R.S. वुडवर्ड के अनुसार, देखो विचार पूछ लिए जाते हैं, अपने विचार कोई नहीं पूछता बट इनके विचार बहुत मायने रखते हैं। तो मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा छोड़ी, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना छोड़ी और आज वह व्यवहार का विज्ञान बन चुका है। आपको भी पता है ना जब 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था, तो आत्मा का विज्ञान कह रहे थे। उसके बाद में उसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, उसके बाद में उसको चेतना का विज्ञान कहा था 19वीं शताब्दी में, और 20वीं के बाद में तो व्यवहार का विज्ञान ही बोला जा रहा है। तो R.S. वुडवर्ड ने ये चीज़ बोली कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा छोड़ दी भाई, फिर मन मस्तिष्क को भी त्याग दिया, फिर चेतना छोड़ी और आज वह व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है, ठीक है। तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ पूछे तब भी यही मतलब है ना। और मनोविज्ञान जो है वो जैव सामाजिक विज्ञान होता है। मनोविज्ञान जो है वो विधायत्मक और नियामक विज्ञान होता है ना, और धनात्मक, ठीक है। तो मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो मनोविज्ञान का क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है, तो ध्यान रखना। सैद्धांतिक
सैद्धांतिक को शुद्ध भी बोला गया है, मानक भी बोला गया है, प्रयोगात्मक भी बोला गया है, आधारभूत मनोविज्ञान, ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है व्यवहारिक अनुप्रयुक्त, है ना, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान। अब देखो अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान जो है ना, उसके अंदर विलियम जेम्स के विचार है और इस तरफ विलियम वुंट के दिख रहे हैं आपको। तो विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में इस मनोविज्ञान में मनोविज्ञान प्रयोगशाला में प्रयोग करते तथा नियम बनाते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, विलियम वुंट ने प्रयोगशाला का निर्माण किया था, तो वो देखने के लिए तो किया नहीं था, है ना, कुछ काम करने के लिए किया था, तो उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किए थे। विलियम जेम्स के नियमों को जॉन डीवी शिक्षा शास्त्री, जो जॉन डीवी थे ये भी शिक्षा शास्त्री थे, कक्षा में प्रयोग कर रहा था। बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ बताई मैंने आपको कि जो मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात, मतलब मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये आता है और ये आता है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये चीज़ और इससे रिलेटेड ये चीज़। यहाँ पर विलियम वुंट का जिक्र हुआ है और यहाँ पर विलियम जेम्स का। तो विलियम जेम्स के नियमों को मैंने आपको बता दिया, जो जॉन डीवी थे वो शिक्षा शास्त्री थे, कक्षा में प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने प्रयोग करते हुए इतने सारी चीज़ें बताई थी कि बाल मनोविज्ञान भी होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान भी होता है, किशोर मनोविज्ञान अलग और शिक्षा मनोविज्ञान भी। ठीक है, इसके बाद में अब देखो सबसे पहले बाल मनोविज्ञान में क्या चीज़ आती है। तो इस मनोविज्ञान में जो गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। अब आपको पता है बेबी सबसे पहले गर्भ में आता है, फिर गर्भ से बाहर आता है ना, उसको बचपन बोला जाता है। अब आप बोलोगे मैम बचपन तो आम भाषा में, तो बाल्यावस्था बोल लो यार। उसके बाद में वो किशोरावस्था में जाता है, उसके बाद में वो वयस्क हो जाता है ना, जवानी के दिन आ जाते हैं उसके। उसके बाद में तो फिर आपको पता ही है वृद्धावस्था, बुढ़ापा ही आना है डायरेक्ट। तो कहने का मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बाल मनोविज्ञान, है ना, कब से कब तक का टाइम है, तो ध्यान रखना इस मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लगा लेना। अगर यकीन ना हो ना कि ऐसे सवाल आते हैं नहीं आते, तो जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ रखी है ना, प्लीज़ एक बार अपने कमेंट में अपने ओपिनियन ज़रूर देना, और नहीं पढ़ रखी तो PYQs करवाऊँ तब देख लेना। अब इसके जन्मदाता कौन है। अब बाल मनोविज्ञान का नाम तो बता दिया, तो इसके जन्मदाता, ठीक है, और पुस्तक कौन सी थी, स्टडीज़ ऑफ चाइल्डहुड। अब विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं, तो विकासात्मक मनोविज्ञान का जिक्र होता है गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक। विकास जो है लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है, ये एक सतत प्रक्रिया होती है, मतलब ये कभी नहीं रुकता। आपके अंदर भी कुछ नहीं कुछ डेवलपमेंट होती रहते हैं ना, तो विकासात्मक ये जब बच्चा गर्भ में होता है तब से लेके बुढ़ापे तक चलता रहता है। और ये कब तक, ये गर्भावस्था से शुरू तो होता है बट ओनली किशोरावस्था तक। ठीक है, तो इसके जो जन्मदाता थे वो थे जीन पियाजे। पियाजे का अपन सिद्धांत भी पढ़ेंगे, आई थिंक संज्ञानात्मक सिद्धांत है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ेंगे, है ना। तो जन्मदाता हो गए जीन पियाजे। अब किशोर मनोविज्ञान, अभी तो हम मनोविज्ञान के सिर्फ क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं, तो किशोर मनोविज्ञान में क्या चीज़ आती है, तो ध्यान रखना इसमें किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। और इसके जन्मदाता कौन थे, तो इसके जन्मदाता थे स्टेनले होल। और स्टेनले होल कहाँ के थे, तो ध्यान रखना ये अमेरिका के थे। और इनकी बुक कौन थी, तो एडोलसेंस थी। और बुक लिखी कब थी इन्होंने, तो 1904 ईस्वी में। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। ऐसे भी पूछा जा सकता है एडोलसेंस बुक किसने लिखी थी, स्टेनले हॉल ने। स्टेनले हॉल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इनके बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। और किशोर मनोविज्ञान में क्या क्या आता है, तो ध्यान रखना किशोरावस्था का ही अध्ययन किया जाता है ओनली। इसके बाद में किशोरावस्था के विकास से संबंधित दो सिद्धांत प्रसिद्ध है। अब हम किशोरावस्था के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो इसके विकास से संबंधित दो सिद्धांत है वो भी देख लेते हैं, है ना। पहला है आकस्मिक त्वरित विकास का सिद्धांत, है ना, जिसके बारे में बात करते हैं स्टेनले होल। और सेकंड है क्रमिक विकास का सिद्धांत, जिसके बारे में बात करते हैं थॉर्नडाइक। ठीक है, या फिर किंग बोल सकते हो। अब देखो जो आकस्मिक और त्वरित विकास का सिद्धांत है, त्वरित नाम से ही पता चल रहा है अचानक ही होता होगा, है ना। और इसको स्टेनले हॉल ने इसके बारे में बताया। क्रमिक मतलब क्रम के अनुसार। देखो बच्चा सबसे पहले बच्चा ही रहेगा, है ना, गर्भ से बाहर आएगा तब, उसके बाद में वो थोड़ा बहुत चलना सीखेगा, उसके बाद में वो दौड़ना सीखेगा, उसके बाद में भागना, या फिर पहले बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था। तो एक क्रम होता है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा बुढ़ा पैदा हो गया है, अब बुढ़ा होने के बाद में वो फिर जवान होगा, फिर बचपन आएगा उसका, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने दो चीज़ बताई थी, वो भी मैंने आपको बता दी। उसके बाद में लास्ट मैंने बताया था आपको शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में थॉर्नडाइक साहब ने बताया है ना। और 1920 या 20वीं शताब्दी बोल सकते हो। तो प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान, अगर आपसे पूछे कौन थे प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, तो ध्यान रखना थॉर्नडाइक ही थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। इसके बाद में
अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं चल रही हैं, देखो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा से संबंधित नियम, घटनाएं, समस्याएं, सिद्धांत आदि का अध्ययन किया जाता है ना। तो बेसिकली आपको ये बताई गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो ध्यान रखना, शिक्षा से संबंधित नियम, क्या क्या नियम है और कौन कौन सी घटनाएं हुई है या क्या क्या समस्याएं हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, ये सब पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर। वो तो अधिगम वगैरह भी आते हैं बट बेसिकली ये सब आता है, ठीक है। और परिभाषाओं की बात करते हैं तो BF स्किनर, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइकोलॉजी में से पूछ लेते हैं कि BF स्किनर के हिसाब से मतलब के अनुसार मनोविज्ञान है। और ऑप्शन में आपको देंगे 4 ऑप्शन, उसमें से एक ये भी होगा कि शिक्षा मनोविज्ञान सीखने तथा सिखाने का विज्ञान है। तो आप इसको टिक करोगे और नंबर ले लोगे, समझ के। और ऐसे ही पूछा जा सकता है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है। तो ध्यान रखना, क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में जन्म से वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या की जाती है, ठीक है। कब से कब तक, ध्यान रखना, जन्म से वृद्धावस्था। अब देखो यहाँ गर्भावस्था नहीं है, क्योंकि ये गर्भ की बात नहीं हो रही, जन्म से मतलब जब बच्चा जिस दिन पैदा हो गया, मम्मा के पेट से बाहर आ गया ना, उस दिन से लेके उसके बुढ़ापे तक, वृद्धावस्था तक के अनुभवों का वर्णन करता है ना। किस में आता है इसकी व्याख्या करना, शिक्षा मनोविज्ञान में। ये किसने बोला था, क्रो एंड क्रो। तो आपसे पूछा जा सकता है BF स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है ना, जो सीखने तथा सिखाने का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो के अनुसार तो बहुत बार पूछा भी गया है, स्किनर का भी पूछा गया है, खेत पद की वाकई में इंपॉर्टेंट है ना। इसके बाद में मनोविज्ञान के संप्रदाय तथा वैज्ञानिकों का योगदान। अब मनोविज्ञान के कौन कौन से संप्रदाय है और मनोवैज्ञानिकों का क्या क्या योगदान रहा है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको जितना समझाया कुछ तो समझ में आया होगा। साथ में लिखो, एक बार रिवाइज करो, हो जाएगा। अब इसके बाद में मैं एक और क्लास अपलोड करने वाली हूँ रिकॉर्ड करके, जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ। अगर आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और PYQ चाहिए तो उस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि मैम ऐसे ही करवा दो, और अगर ऐसा चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, ठीक है। बट आपसे रिक्वेस्ट है, कम से कम 10 से 20 बच्चे तो सीरियस होकर इन वीडियोस को देखें ना, तो थोड़ा पढ़ाना सफल हो जाए। लिटरली जब आप नहीं देखते हो तो कोई मतलब नहीं है। आपको भी पता है कि अभी मैम के पास में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि लाइव आके आपको बोर्ड पे पढ़ाया जा सके, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा, या फिर आपको फेस टू फेस पढ़ाया जा सके। और देखो, मैं आपको नोट से इसीलिए पढ़ाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि कम टाइम में काफ़ी कुछ करवा देती हूँ। अब देखो, मैंने आपको 5 पन्ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके जो इंपॉर्टेंट थी वो सब बता दिया, राइट। अब क्या होगा, अगर ये चीज़ मैं बोल के बताऊँगा, मैं आपको एक पन्ना ही समझा पाऊँगी 15 मिनट में, 20 मिनट में। एक चीज़ होती है, आपने खुद ने देखा होगा, अगर आप कभी कोचिंग भी जाते हो, कोचिंग में लेक्चर भी अटेंड करते हो, तो 1 घंटे में मुश्किल से जो टीचर्स होते हैं वो आपको सिर्फ 2 या 3 पन्ने जितना ही मटेरियल लिखा पाते हैं, क्योंकि उनका आधे से ज़्यादा टाइम तो एक्सप्लेन करने में चला जाता है, ठीक है। तो इसी चक्कर में जो करवाया जा रहा है, बेस्ट कराया जा रहा है, सब कुछ सोच समझ के करवाया जा रहा है। पेपर जून में ही है, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। और बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और प्लीज़ शेयर कर देना यार, इतना तो कर दिया करो, वरना लिटरली मेरा मन नहीं करता। आज भी आपको पता है 3-4 दिन में वीडियो अपलोड हुई है, तो थोड़ा फ़र्ज़ आपका बनता है। ओके, बाय बाय।